हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, क्या डिस्कस किया था, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को समझा था, किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ होती है बच्चों। ये आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं बच्चों, दो टर्मिनोलॉजी और पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब दोनों चीज़ें क्या होती है वो बच्चों ध्यान से समझिए। अगर अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है हमें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे वो किससे पता चलता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन H2O2 लेते हैं। H2O2 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब वो क्या बताता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों H2O, पानी जो है, पानी का मॉलिक्यूल है H2O, बात समझ गए। तो ये जो क्या हुआ बच्चों, एक कंपाउंड हुआ, इसको अपन कंपाउंड भी कह सकते हैं, इसको अपन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है किसी कंपाउंड का, पानी का जो कंपाउंड है यौगिक है उसका एक मॉलिक्यूल है H2O। तो ये हमको क्या बताता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि भाई कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से जुड़े हैं, बात समझ गए। तो ये क्या कहलाया, ये आपका क्या कहलाया बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाया। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला असल में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों उसी का रेशियो अगर अपन निकाल ले तो अपन क्या कहेंगे उसको, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, बात समझे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आया क्या चीज़ है बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बोला, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, वही आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। चाहे हम अमोनिया भी लिख रहे थे बार बार, ध्यान है आपको, अगर मैं NH3 लिखूँ तो NH3 यहाँ पे क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अमोनिया का, जिसमें आप क्या बताते हो, मॉलिक्यूल्स बताते हो, भाई इतने नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन से मिला, तब जाके आपको क्या मिला, अमोनिया मिला। बात क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। अब अपन बात करें दूसरी चीज़ की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, एटम्स का अगर अपन रेशियो निकाल लें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ही एटम्स का अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो आप उसको क्या कहोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहोगे, बात समझे। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे H2O2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होकर बना है, अपन को पता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O2, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे अपन रेशियो निकाले बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2:2। इसको सिंपल रेशियो में बदल सकते हैं क्या, 1:1 कर सकते हैं काट के, तो 1:1 हो गया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल रहे हैं, बात समझे बच्चों। तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आपने क्या किया, H2O2 को सिंपल रेशियो में बदल दिया। जब अपन क्या कर रहे हैं, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल रेशियो में बदल देते हैं बच्चों, तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे H2O2 का निकल के क्या आया, HO आ गया, बात समझे। अब यहाँ पे मीथेन के लिए ले लेते हैं, हमने क्या कहा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, तो CH4 तो हो क्या गया बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकालोगे तो यही है, जैसे आप लिख के बताओगे उसको, भाई इतने एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, तो CH4 क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले तो हम इसको और इसके रेशियो को और तोड़ नहीं सकते, 1 आ गया ना, 1 के बाद रेशियो टूटता ही नहीं है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही का वही रहेगा, बात समझे। जिसको आप सिंपल रेशियो में नहीं बदल सकते उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, C2H6 क्या हो गया आपका, ये इथेन, ये तो मीथेन था, मीथेन में हुआ नहीं, इथेन आ गया अपने पास। अब इथेन में बच्चों देखोगे तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 2:6, इसको काट सकते हैं अपन सिंपल रेशियो में, तो क्या बना दिया अपन ने 1:3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ये हमको क्या बता रहा है असल में, कि एक एटम से कितने दूसरा एटम जुड़ रहा होगा, यही आपका क्या हो गया बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि H2O2 आपस में मिलके H2O2 बना रहे हैं, तो हमने क्या बता दिया, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल रहा है, एक हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन मिल रहा है, वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे बच्चों C2H6 हमने कहा कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, इसका मतलब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से मिल रहा है, वो आपका क्या हो गया बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, बात समझे मेरी। तीसरा वाला अपन लेते हैं C2H4O2, ये कंपाउंड ले लो, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है कितने 2, ठीक है। अगर हम इसका सिंपल रेशियो बना दे बच्चों तो क्या आएगा, 1:2:1, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और एक ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये इसका क्या निकल के आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, बात समझ गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल है भाई उसका रिप्रेजेंटेशन कर देगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ये बताएगा भाई इतने एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसी मॉलिक्यूल को अगर अपन सिंपल रेशियो में बदल दें तो वो क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, बात समझ गए। तुम इधर आके बैठे हो ना सामने, इधर वो कोने में चल जाते पूरे।
नहीं इधर आ जाओ ना सामने, वो क्या फिर वीडियो में भी सामने जाती है नज़र, नहीं तो इधर चलती रहती है, उल्टा घूमना पड़ता है। ठीक है, बैग को भले ही उधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैग को उस वाले पे बैठ जाओ भले। ठीक है, यहाँ समझ गए, ये क्लियर है चीज़। अब बच्चों हमने यहाँ समझ लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या और एम्पिरिकल फार्मूला क्या। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चों, रिलेशनशिप निकालेंगे दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर हम रिलेशनशिप निकालें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बच्चों, तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब आप क्या कर रहे हो, एम्पिरिकल फार्मूला आपका सिंपल रेशियो है, उसको अगर n से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे H और O है और हमें क्या बनाना है बच्चों, HO से H2O2 बनाना है। H2O2 हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास H2O2। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला। बात समझ में आई। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, n से करोगे। n असल में क्या चीज़ है, होल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर है, तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, अपना मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए। और अगर अपन को n का नंबर निकालना हो, भाई कितने नंबर ऑफ आइटम है, तो उसके लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ऊपर वाले को ले लेते हैं अपन, क्या करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था बच्चों, H2O2 डिवाइडेड बाय HO, क्या निकल के आ जाएगा 2, इसके लिए भी 2 आ जाएगा, ओवरऑल 2 आ जाएगा। बात समझे। तो आपका n क्या आ गया, 2 आ गया। जब आप H और O को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, H2 और O2। बात समझे। अगर n निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे हम यहाँ पे भी ले सकते हैं बच्चों, C2H4O2, C2H4O2 है, इसको डिवाइड कर दो किससे, CH2O, 2 2। बात समझे। इसको डिवाइड करोगे 2 1 2 2 2 4, हाँ कि नहीं। बात समझ गए। आपके पास 2 2 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 2 से करोगे। CH2O को 2 से करते हो तो C2H4O2 आ जाएगा वापस। बात समझ गए। ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया बच्चों। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसको एम्पिरिकल मास से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो भी आपके पास n आ जाएगा। कैसे करेंगे अपन, जैसे H2O2 कितना वेट हो गया बच्चों, इसका मास कितना हुआ, मॉलिक्यूलर मास अगर अपन निकालें, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और O2 का कितना हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, डिवाइडेड बाय 1 हाइड्रोजन 1, इसका कितना आ गया 16। डिवाइड कर दूँ मैं, ठीक है, इधर तो 2 ही आ जाएगा। 16 2 सा 32, 2 ही आएगा निकल के बाहर। ठीक है, ओवरऑल जो निकल के आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब वो 2 ही आ जाएगा सीधा। 2/1 का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 2, है ना। और ये इसके लिए आएगा अपन 2 आ जाएगा। ओवरऑल नंबर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसका मतलब H2O2 निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, नंबर n निकाल रहे हो ना, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। बात समझ में आ गई कैसे रिलेशन आया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक कंपाउंड के अंदर आपको बोला गया कोई x टाइप का क्या है आपका एटम है ना। किसी कंपाउंड में x और y 2 एटम है, जिससे क्या बना है, कंपाउंड बना है और मॉलिक्यूल बना है। तो अपन कह सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में x जो है वो इतना % है, y जो है वो इतना % है, इसके वेट से इतना % है। बाय वेट का मतलब कि जितना इनका वेट है उसका % इन्होंने दे दिया, भाई इतना % है। आपके पास दे दिया एटॉमिक वेट भी दे दिया, एटॉमिक वेट x का है 24 और y का दे दिया 16। अब आपको बोला गया कैलकुलेट करिए एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला हमको निकालना है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, एलिमेंट को लिखेंगे x और y, इनका परसेंटेज लिख देंगे 75.8 और 24.2। बात समझे। अब यहाँ पे एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है इनका, x का एटॉम, क्योंकि एटम है ना बच्चों ये, इसलिए एटॉमिक वेट दिया हुआ है x और y, और दोनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं XY। बात समझ गए। इनका परसेंटेज दे दिया अलग अलग, x इतना है इसके वेट से और y इतने वेट से इसमें प्रेजेंट है। बात समझ गए। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया 24, y का कितना आ गया बच्चों 16 आ गया।
अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि परसेंटेज इनके एटॉमिक वेट के हिसाब से ही है, बात समझे। तो अब अपन निकालें, कैलकुलेट करें, 75.8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 24, हाँ कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24.2 परसेंटेज को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके एटॉमिक वेट से। निकालो कितना आता है, करो डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करो बच्चों, रिजल्ट बताओ मुझे, आंसर कितना आता है, कैलकुलेट करो, कर लो, सॉल्व करो, निकालो कितना आंसर आएगा। पॉइंट ताकि हम क्या करें, 758 डिवाइडेड बाय 240, पॉइंट हटा दिया मैंने, कितना था 75.8 था, पॉइंट हटाते ही बच्चों नीचे जीरो लग जाएगा, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटाया अपन ने, नीचे जीरो लगा दिया। डिवाइड कर लो अब इसको, 2 से हो जाएगा, कितना आ रहा है 3.15, इसका निकालो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देंगे बच्चों, क्या हो गया 242 डिवाइडेड बाय 160, 1.51, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया 3.15, ये 1.5, ठीक है। अब बच्चों अगर अपन इसका निकालना चाहें, इसका निकालोगे आप कितना, अब कैसे निकालोगे यहाँ पे देखना बच्चों, ठीक है। आपने कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया, इसको से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग वेट है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि हमने लिखा कि परसेंटेज किससे है, बाय वेट से आ रही है, तो हम कैलकुलेट करके इनका एक्चुअल रेशो निकाल लेंगे। एक्चुअल रेशो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3.15, इसका कितना आ गया y के लिए 1.1, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों x का कितना आ गया 3.15 है ना, 3.15, और y का कितना आ गया 1.51। अब बच्चों अगर अपन को निकालना हो इनका रेशो निकालेंगे, रेशो हम कैसे निकालते हैं भाई, x और y कितने रेशो में होंगे, तो हम क्या करते हैं, एक को कॉमन ले लेते हैं, दूसरे से उसको डिवाइड कर देते हैं, हाँ कि नहीं। अभी तक अपन नॉर्मल लॉस जो पहले पढ़ के आए थे उसमें क्या कर रहे थे, अगर आपको इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना हो तो आप एक कॉमन ले लेते हो, दूसरे को उससे डिवाइड कर देते हो। 3.15 ज़्यादा है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 1.51, इधर 1.51 डिवाइडेड बाय 1.51 कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया 1, 3.15 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आंसर ये आ जाएगा 3 समथिंग, कितनी बार जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, मोटा मोटा दिख रहा है 2 में जाएगा और ये 1 में जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन बच्चों रेशो की बात करें तो रेशो क्या आ जाएगा, x रेशो 2 में है, y रेशो किस में है 1 में, हाँ कि नहीं। हम क्या करते हैं बच्चों, ये चीज़ समझ में आई, फॉर्मूला कैसे हुआ सॉल्व। सबसे पहले क्या किया, कंपाउंड अपन को दिया गया था जिसमें x का परसेंटेज y का परसेंटेज दे दिया वेट के अकॉर्डिंग, फिर हमको वेट भी दे दिया, फिर हमें कहा इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो सबसे पहले हमने देखा x और y एलिमेंट है, 80% है, इतना इनका एटॉमिक वेट है, तो हमने बाय वेट के अकॉर्डिंग इनका परसेंटेज निकाल लिया बच्चों, कैलकुलेट करके निकाला तो हमारे पास वैल्यू आ गया, सिंपल रेशो आ गए 3.15, 1.51। अब सिंपल रेशो में हमें बनाना है, तो सिंपल रेशो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम वाली वैल्यू से ज़्यादा वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तभी रेशो निकलता है। अगर हम यहाँ डिवाइड करके देखें तो ये तो 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, तो x और y का रेशो कितना आ गया बच्चों 2:1, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब x और y का ही नंबर बताएगा, क्या हो जाएगा बच्चों x2y, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा, 2 x है, एक y से जुड़ रही है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों x2y। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया अपना, ठीक है। रेशो अपने पास कितना निकला, अगर 1:2 निकलता है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं CH2, सेम भाई x अपना 2 है तो अपन ने क्या लिख दिया रेशो x2y। बात समझ पाए, क्लियर है पॉइंट, आगे चले, ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। सेकंड वाला न्यूमेरिकल नोट करो आप, इतनी बात समझ में आ गई किस तरीके से निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला में किस तरह से रिलेशन था बच्चों वो देखा अपन ने, और अपने पास क्या थी परसेंटेज दे रखी थी, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। इजी है, नोट कर लो इसको नोट कर लो बच्चों, कैसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको रब कर देती हूँ, ये नोट कर लिया ना। यहाँ देखना अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे हमने क्या कहा, कार्बन का परसेंटेज 52.2, हाइड्रोजन आपको 13 दिया हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन आपको दिया 34.8, ठीक है।
अब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास आपका 92। आपको बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला था, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। बात समझ में आई? सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन होगा। क्या करोगे, सबसे पहले एलिमेंट लिखोगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं वो लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब परसेंटेज लिख दी इसके आगे, परसेंटेज कितनी होगी, इसका परसेंटेज कार्बन का लिखा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का लिखा। अब हम अगर बच्चों एटॉमिक वेट निकालते हैं तो हमको पता है कि परसेंटेज कैसे होती है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, हाँ कि नहीं। तो परसेंटेज बच्चों अगर हम इनका एटॉमिक वेट निकाले कार्बन का, तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये हम जानते हैं पहले से। तो अगर अपन परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कितना आएगा। और उससे हम क्या निकालेंगे बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, रेशो निकालेंगे कि कितना रेशो निकलता है। सिंपलेस्ट रेशो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें एम्पिरिकल मास नहीं पता होगा तो हम जब तक मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे और उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर है? आपके पास क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो पहले आपको एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होगा, उसके थ्रू ही आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाओगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अपने को वैल्यू आ गई, अब डिवाइड करके निकालो कितनी आती है ये, डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 13 का 13 ही निकलेगा। इधर निकालो, 12 को 52.2 से डिवाइड करेंगे बच्चों अपन, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। कितना बचा इसमें से 4, 42.2 पर आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा, कितना आ गया 4.35 बच्चों, 4.35 आ जाएगा। करके देखो, सही है आंसर, सही आ रहा है 4.35। कहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 52.2 था, 48 से 12 4 सा 48 तो डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 बच गया, रिमेनिंग 4 के साथ हमने 2 ले लिया तो पॉइंट ऊपर लगा दिया। 42 को डिवाइड किया हमने 12 के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 3 36, 42 में से 36 जाएंगे बच्चों, 6 बचेगा, 6 बचेगा, पॉइंट पहले ही लगा हुआ है तो अपन 0 ले सकते हैं एक, 12 5 60, कितना आंसर आ गया 4.35। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 4.35, इसका 13, इसका कितना आ जाएगा, डिवाइड करो, कैलकुलेट करके निकालो। 16 का अगर अपन डिवाइड करते हैं बच्चों कितनी बार जाएगा, 16 को अगर करोगे 16 2 सा 32, 2 8 पॉइंट लगा दिया ऊपर, कितनी बार जाएगा 16 1 सा 16, फिर इसमें से कितना बच गए 2 1 2 0, कितनी बार चल जाएगा इसमें 2.17, कितना आएगा, उसके बाद कितनी बार जाएगा 1 1 2, फिर बच गया 8, फिर वही पॉइंट लगा हुआ है 0 5 सा 80। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2.175, जिसको हम लोग अगर राउंड फिगर में लेते हैं तो इसको हम 2.2 भी ले सकते हैं। बात समझे, 2.175 है, इसको पूरा 2.2 भी लिखा जा सकता है पॉइंट के बाद, ठीक है। अगर हम राउंड फिगर में लेते हैं ना बच्चों, इसको 2.2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब बच्चों ये वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो आ गया बच्चों आपके पास। कार्बन का रेशो कितना निकला 4.35, हाइड्रोजन का रेशो कितना आ रहा है 13, ऑक्सीजन का रेशो कितना आ रहा है 2.2। अब अपन देखेंगे सबसे छोटा रेशो कौन सा है तीनों में से, 2.2 है। इसका मतलब 2.2 से सबको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास रेशो निकल जाएगा बच्चों, सिंपल रेशो। जो वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 4.35 डिवाइडेड बाय 2.2, 13 डिवाइडेड बाय 2.2 और ये 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2। इसको 1 से काटोगे कितनी बार जाएगा 1 टाइम। अगर बच्चों 4.35 को हम ओवरऑल ले लेते हैं कितना आ जाता है
4.4 लिख सकते हैं। 35 को अगर अपन राउंड फिगर में लिखें तो हमारे लिए रेशो निकलना आसान हो जाएगा। कितना आ गया 2.2 का 1, ये 2 टाइम रेशो 1 में, और ये कितनी बार जाएगा, ये डिवाइड करके निकालो कितनी बार जाता है। 2.2 को 13 से डिवाइड करोगे तो अपन हटा देते हैं 22 ले लेते हैं, 22/130 सही है। कितना आ रहा है 5.9, क्योंकि 5 टाइम ही जाएगा 22 का, उसके बाद 9 तक चला जाएगा। और बच्चों 5.9 आ रहा है तो आप उसको ओवरऑल अगर लिखते हो, क्योंकि ये रेशो है, रेशो कभी भी पॉइंट में नहीं होता, तो अपन इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। 2:6 रेशो क्या आ गया बच्चों 1। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, हाँ कि नहीं। आपको क्या निकल गया बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, मतलब आपका क्या है C2H6O, यही है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही बनेगा बच्चों C2H6O1, ठीक है। C2H6O आ गया। अब अपन इसका क्या ले लेंगे, एम्पिरिकल वेट निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला है बच्चों ये अपना क्या है EF, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे एम्पिरिकल वेट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, कार्बन 2 मतलब 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 6 मतलब कितना हो जाएगा 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, कितना वेट हो गया 12 × 2 = 24 प्लस 6 प्लस 16 46 आ गया, ठीक है। और अपने पास कितना है मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों 92। अब अपन को n निकालना है ना, ध्यान देना ये है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। जब मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करोगे तभी तो वैल्यूज आएंगे बच्चों, हाँ कि नहीं। मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करोगे तो n आएगा। n मतलब वो नंबर जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। बात समझे, यहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास हमारा गिवन है कितना है 92 डिवाइडेड बाय 46, कितनी बार जाएगा बच्चों 46 1 सा 46, 46 2 सा 92, करके देख लो जाएगा। चला गया 2 आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ बच्चों कैसे आया, अब ये आपके पास n निकला है। अब आप क्या करोगे, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्या लिखेंगे अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या निकल गया अपना 2 और अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आया था C2H6O, तो अपना क्या आ जाएगा बच्चों ये C4H12O2। आपको फॉर्मूला क्या आ गया, नहीं 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 याद क्यों करोगे, ये देखो यहाँ पे समझ में आ गया क्या आंसर निकला, ठीक है। C4H12O2 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकल के आया बच्चों C4H12O2। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ क्वेश्चन क्या था बच्चों। हम लोगों ने समझा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने कहा कि जितने नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में होंगे वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिंपल रेशो में बदल दो तो आप क्या कहोगे, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहोगे। इतना समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं अपन। एक कंपाउंड में एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया और एटॉमिक वेट दे दिया, आपको कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, एलिमेंट लिखोगे एक्स और वाई, उनकी परसेंटेज निकालोगे कितनी परसेंटेज गिवन है। उसके बाद अपने को एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट पता नहीं है इसलिए इन्होंने एटॉमिक वेट दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में हमको एटम पता थे इसलिए इसका एटॉमिक वेट देने की जरूरत नहीं थी, हमको याद है। बात समझ गए बच्चों। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है वो हमको पता नहीं था, इसलिए इसने एटॉमिक वेट भी साथ में लिख दिया। फिर कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। अब पहले हमने देख लिया परसेंटेज कितना है, एटॉमिक वेट भी देख लिया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, परसेंटेज से ही एटॉमिक वेट को डिवाइड करके निकालोगे टोटल अमाउंट कितना है। अमाउंट आपके पास आ गया बच्चों इतना है। अब इससे आप क्या करोगे, इसको सिंपल रेशो में बना लोगे।
सिंपल रेशो में जब अपन बनाते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए किसी कंपाउंड में, तो क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं छोटी संख्या से बाकी सबको। तो छोटा नंबर यहाँ पे 1.5 था, उससे हमने दूसरे वाले को डिवाइड करके निकाल लिया, तो एक का तो रेशो 1 निकल गया, दूसरे वाले का रेशो कितना निकला, 2 निकल गया। 2:1 में आ गए, 2:1 में आ गए, इसका मतलब हमें पता चला x जो है उसका रेशो कितना निकला था 2, y का रेशो कितना निकला था बच्चों 1। इसका मतलब x कैसे होगा, x to y की फॉर्म में होगा, तो ये इसका क्या हो गया, मिनिमम इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों। इंपेरिकल फॉर्मूला में एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा एक जो एटम होगा वो हमेशा 1 रेशो में तो होगा ही होगा, कम से कम होता है इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे छोटा, इसीलिए ये 1 आ गया 1 1, यहाँ पे देखो 1 4, ये 1 3, ये 1 2 1, 1 से ज्यादा और कोई चीज डिविजिबल है नहीं, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो कोई एक ना एक एटम तो 1 में होगा ही, वही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। सिंपल रेशो मतलब 1 की फॉर्म में आएगा, मतलब वो क्या हो गया, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इतना समझ में आया है यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट हमको बता दिए, उनकी परसेंटेज बता दी, फिर उसने कहा कि भाई मॉलिक्यूलर मास गिवन है इतना है, तो आप क्या निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। बात समझ गए, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एलिमेंट लिख देंगे, भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतने हैं, इनकी परसेंटेज लिख दी, भाई इतनी परसेंटेज है। अब इनका एटॉमिक वेट भी निकालेंगे, जब हम एलिमेंट पहचानते हैं तो इसका एटॉमिक वेट हमें बताइए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इतना क्लियर है बच्चों। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ये तो हमको पता ही है, हमको डिवाइड करके निकालना पड़ता है। डिवाइड करके आप इनका क्या निकालोगे बच्चों, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई इन तीनों में से क्या निकालेंगे, सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा वाला अपन ने देखा 2 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या से बाकी सबको क्या निकाल लो, सबको सिंपल रेशो में बदल लो, छोटे नंबर से सबको सिंपल रेशो में बना लेंगे, मतलब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। बात समझे बच्चों, डिवाइड करके निकाला, हमारे पास आ गया 2:5.9 और यहाँ पे क्या आ गया था 1, और हमें पता है 5.9 को 1 लिखा कंप्लीट कर सकते हैं अपन, ओवरऑल ले सकते हैं, तो हमने 2 6 और 1 का रेशो बना दिया। इसका मतलब अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकला तो हमें पता चला 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और 1 ऑक्सीजन इनके साथ है, ये इनका इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला ये है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो निकालना है बच्चों। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एन भी तो पता होना चाहिए। बात समझे, एन मतलब क्या हो गया था, नंबर बताया था उसने। इंपेरिकल फॉर्मूला को अपन क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। बात समझे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन पता होना चाहिए, और एन निकालने का तरीका क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास से इंपेरिकल मास को डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बोलो, इससे क्या करो, इंपेरिकल मास को डिवाइड कर दो। इंपेरिकल मतलब सिंपल रेशियो है, तो आप इंपेरिकल रेशियो निकल गया। पहले हमने क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से हमने क्या निकाला, इंपेरिकल मास। फिर अपन ने देखा कि मॉलिक्यूलर मास गिवन था, उससे इंपेरिकल मास को डिवाइड करके एन का वैल्यू निकाला, एन का वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आया बच्चों। फिर हमने क्या करा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपना वही फॉर्मूला लगाया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। बात समझ गए, समझ में आया कैसे हुआ। एक क्वेश्चन और नोट करो, फिर मुझे बताओ कैसे निकलेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नोट करो, इसका लिख लिया आपने, अब क्वेश्चन नोट करें बच्चों। इसमें लिखो, इन अ कंपाउंड कार्बन इज 80%, in a compound carbon is 80% and hydrogen is carbon 80 in a compound carbon is 80% and hydrogen is 20%, carbon is 80% and hydrogen is 20%, ठीक है। कैलकुलेट empirical formula, calculate empirical formula, calculate empirical formula। निकालिए, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है आपको, कैसे निकालोगे बताओ, कितना आंसर है। ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है बच्चों। कार्बन का कितना है परसेंटेज 80, हाइड्रोजन का कितना है 20,
कैसे निकालोगे आप इसको? यहाँ पे लिखोगे इधर वाले पे, यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन की बात करी अपन ने 80 बोला परसेंटेज, इसका बोला अपन ने 20। अगर कार्बन की बात करते तो 12, हाइड्रोजन की बात करते तो 1। निकाल लोगे आप इसका डिवाइड करके, कैसे निकलेगा? 80 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो आ जाएगा बच्चों 20 और ये बच्चों कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 6.6। अब अपन को पता है ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, कम है? 6.6। डिवाइड करोगे इसको, कार्बन और हाइड्रोजन में रेशो निकालेंगे तो क्या होगा? 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6 और यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 6.6। रेशो कितना आ गया यहाँ पे? 1। और यहाँ पे रेशो कैसे आएगा? 20 को डिवाइड करो 6.6 से, कितनी बार जाएगा? 6.6 से बच्चों रेशो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3.3। 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये देखो 66 और 200 ले लेते हैं अपन। 66 को 200 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? 3.03 है ना। फिर ये जाएगा तो 2 पॉइंट लगा के फिर 20 लेंगे, जाएगा नहीं तो 0 और 3, 3.03 या 3 समथिंग हम लोग कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक कार्बन है और ये जो 3.03 समथिंग आपका आया रेशो डिवाइड होने के बाद, कैसे करा था अपन ने क्या करा? जो रेशो निकला है ना 6.6 को 6.6 से डिवाइड कर दिया और 20 रेशो किसका निकला था? हाइड्रोजन का। तो 20 डिवाइडेड बाय 6.6। अगर अपन ओवरऑल लेते हैं तो 3.03 समथिंग, तो अपन 3 लिख सकते हैं इसको अपन ने क्या लिखा? 1। मतलब कार्बन का रेशो कितना है बच्चों? 1 है और हाइड्रोजन का रेशो कितना है? 3। इसका मतलब कार्बन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? CH3। सही है, बात समझ में आ गई? तो ये मीथेन हो गया। मीथेन का फॉर्मूला कैसे बना? CH3। ठीक है, पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं अपन आगे, रब कर दूं इसको, समझ में आ गई ये चीज़? अब अपन चलते हैं अपने इक्विवेलेंट वेट पर। जो इक्विवेलेंट वेट असल में होता क्या है बच्चों, वो अपन पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। अपन लेते हैं इक्विवेलेंट वेट, लिखते हैं, है ना? क्या चैप्टर तो बहुत सारा बचा है, बहुत सारा मतलब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। जैसे ये है ना, अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना, और कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं उसके मेथड आ गए। उसके बाद ये मान लो 3-4 लेक्चर का, और अभी कितने हो गए? 8-9 लेक्चर हो गए अपने, है ना? एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी क्या बेसिक है सारी चीज़ें। फिर अब जब इसके ऊपर पढ़ोगे तो आप क्या सीधा बोलोगे इक्विवेलेंट वेट इतना, मॉलिक्यूलर वेट इतना, तो वहाँ पे अपन को टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपका पहला ही जो ये लेक्चर है ना, चैप्टर है ना, ये कम से कम 14 लेक्चर का चैप्टर है ये, मतलब 14 लेक्चर इसके लिए चाहिए ही चाहिए। बेसिक है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही हैं, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों। अभी 2-3 लेक्चर और मान लो, उसमें कंप्लीट हो जाएगा अपना, ज़्यादा नहीं लगेगा इसके बाद। ये एक एक चीज़ क्या बहुत धीरे धीरे समझानी पड़ती है, क्योंकि एक साथ अगर मैं चली ना तो तुम लोगों के लिए दिक्कत होगी, है ना? वैसे समझ में तो आ रही है सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे हम लोगों ने उस दिन क्या करा, एटम का इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ लिया। अब जो मैं आपको एटम पढ़ाऊंगी तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा, वो एक लेक्चर में आपको समझा दिया मैंने क्या क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। तो अब सीधा मैं बोल सकती हूँ ना कि एटम ये है और एटम का स्ट्रक्चर ही ऐसा आ रहा है। मैं वो जो साइंटिस्ट ने मेथड बताया, अब अपन सीधे मेथड पढ़ेंगे, है ना? तो अपन को वो नहीं लगेगा, डाउट नहीं लगेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, अब अपन नए टॉपिक पे चलते हैं अपने इक्विवेलेंट वेट के लिए। इक्विवेलेंट वेट जो था बच्चों, हम लोग अगर पहले पढ़ के आए थे, नॉर्मेलिटी के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, वही चीज़ को हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो ये अपने लिए ईजी समझने में। क्या चीज़ है इक्विवेलेंट वेट? क्या बताता है बच्चों? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस के वेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, वही क्या बताता है बच्चों? अपन को इक्विवेलेंट वेट बताता है। ये अपन ने ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखा था, वो ग्राम में अपन देख रहे थे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के कितने प्रेजेंट हैं बाय वेट। वेट के अकॉर्डिंग कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो वो अपन किससे बताते थे बच्चों? इक्विवेलेंट वेट से बताते हैं। बात समझ में आ गई? व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? उसके बाद अपन देख रहे हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कल हम देख के आए थे,
नॉर्मेलिटी में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड के लिए, बेस के लिए क्या क्या चीज़ होंगी, उनके ऊपर असल में क्या होती है, वैलेंसी या चार्ज जो प्रेजेंट होता है वही उसका क्या हो जाता है बच्चों, वैलेंस फैक्टर हो जाता है। ये देखा था कल अपन ने, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालते तो अपन क्या लिखते हैं, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय वैलेंसी। किसी भी आयन के लिए अपन क्या निकालते हैं बच्चों, आयन का जो वेट होता है वो निकाल लो, उसकी वैलेंसी से उसको डिवाइड कर दो, वो क्या हो गया बच्चों, आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। जैसे अपन लिख रहे थे सोडियम की बात करी थी, सोडियम पे क्या चार्ज होता है, Na+, आयन है ये। आयन के ऊपर वेट कितना होता है बच्चों, सोडियम की अगर मैं बात करूं तो वेट कितना है 23, और इसकी वैलेंसी मतलब कितना है, प्लस चार्ज है उसके ऊपर, तो वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों 1, 23 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 23। बात समझ गए आयन का। अब अपन बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या करते हो, वही चीज़ करते हो, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हो उसके वैलेंसी फैक्टर से। जैसे अपन ने आयनिक कंपाउंड ले लिया H2SO4, H2SO4 में बच्चों हाइड्रोजन है, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव, सल्फेट है क्या, नेगेटिव आयन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 2, सल्फेट आयन का वेट निकालोगे 96, टोटल निकाल लोगे बच्चों कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी आएगी, इसमें +2 चार्ज है, इसमें -2 है, तो टोटल अगर अपन निकाले बच्चों तो कितना आ रहा है, टोटल 2 वैलेंसी फैक्टर है इनका, दोनों का ही सेम वैलेंसी फैक्टर आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये क्या है आयनिक कंपाउंड है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 49। क्या आ गया इसका, इक्विवेलेंट वेट। बात समझ गए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट एसिड बेस का, वही लेंगे मॉलिक्यूलर वेट और एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, कितने हाइड्रोजन आयन देगा, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने OH आयन देगा। बात समझ गए, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का, HCl में हमको पता है कितने हाइड्रोजन आयन आएंगे, 1। बात समझे। NaOH का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कितने ऑक्सीजन देगा वो, कितने OH आयन देगा, बेस है वो 1 OH आयन देगा। तो HCl के लिए वेट निकाल लो, तो इसका कितना आता है क्लोरीन का 35.5 + 1 कर लेते हैं, कितना आ गया बच्चों टोटल 36.5। इसको डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि कितनी इसकी एसिडिटी कितनी है 1, डिवाइड करोगे वही आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 या 3 होता दूसरे कंपाउंड में तो हम डिवाइड करके निकाल लेते बच्चों। बात समझे मेरी, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब निकाल लेते हैं NaOH के लिए। सोडियम का कितना है वेट अपन को पता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 24 और 16 40, टोटल 40 आ गया बच्चों। टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखा, बेसिसिटी कितनी होती है इसकी 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका इक्विवेलेंट वेट 40 आ जाएगा। बात समझे। उसके बाद आते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का निकालते हैं। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे वही चीज़ है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। किसी भी कैटायन या एनायन का चार्ज उठा लो तो भी आपका उससे डिवाइड कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं Na2SO4, सोडियम का सल्फेट। बात समझे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो बच्चों, कितना आ जाएगा 23 × 2 + 32 + 16 × 4। 23 किसका है, सोडियम का, 2 सोडियम तो 23 × 2, हाँ कि नहीं, + 32 इसका किसके लिए, सल्फेट के लिए, सल्फर के लिए। ऑक्सीजन का कितना आ जाता है 16 रहता है, 1 का तो 4 के लिए निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 64 + 32 + 46। निकालो बच्चों कितना आंसर आता है, प्लस करके देखो कितना आंसर आ रहा है। कितना आ जाएगा 132, 64, ये देखो इधर 46, 64, 32, कितना हो जाएगा 2 हो गया, 1 जाएगा यहाँ पे, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 3 14, 142। वेट कितना आ गया बच्चों उनका, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 142 डिवाइडेड बाय अपन टोटल चार्ज देख लेंगे। चार्ज कितना है, कैटायन का ले लो चाहे एनायन का ले लो। कैटायन पे चार्ज कितना है +2, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है बच्चों -2, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करके निकालो, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 71। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 71। बात समझ गए। इक्विवेलेंट वेट मतलब नंबर ऑफ पार्ट, किसी भी सब्सटेंस के वेट में कितने नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट होंगे वो अपन किससे निकाल देते हैं बच्चों, डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि इतने वेट में इतने नंबर ऑफ पार्ट प्रेजेंट होंगे, वही उसका क्या हो जाता है इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ये हम पहले भी पुराने अपने वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, नॉर्मेलिटी के साथ पढ़ लिया था बच्चों अपन ने, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वो भी समझ लिया। अलग सबके लिए अलग अलग वैलेंसी आ जाएगी, वो अपन ने निकाल लिया अलग अलग एलिमेंट के लिए बच्चों। अब अपन आ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को
कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए मॉलिक्यूल में, उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होना ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन लूज होना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, पढ़ के आए अपन। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जब अपन बात करते हैं बच्चों, तो अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएंगे, उसको अपन क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको अपन उसके वेट से डिवाइड करके निकाल लेंगे। इतना क्लियर है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट होता क्या है वो समझ लिया हमने। फिर अपन ने को पता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, किस तरह डिवाइड करके निकालेंगे, तो ये अपन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लिया। इज दैट क्लियर बच्चों? अब चले अपन आगे, ये रब कर दूं सारा, इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में क्या क्या चीज़ सीख ली। हम लोगों ने क्या चीज़ देखी बच्चों? मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि किस तरह से अपन लोग क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू। और वैसे हमने यहाँ पे सीख लिया किस तरीके से निकालोगे। बाद में हम लोगों ने बच्चों डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंट वेट देख लिए कि अगर अलग अलग कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट होंगे तो आप इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड आउट करोगे। इक्विवेलेंट वेट क्या बताता है आपको कि किसी कितने वेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, वो हम कैलकुलेट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए? आप मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर देते हो बच्चों? वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हो। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब आगे अपन जो पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू क्लास।